गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आप प्रोटिस्टा जगत पढ़ रहे हैं। इसमें आपने क्राइसोफाइट डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ लिया है। इसके बाद में आपका 3 नंबर का जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है यूग्लिनॉइड। क्या आ रहा है? यूग्लिनॉइड। तीन नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है आपका? यूग्लिनॉइड। अब देखो, इस समूह के जो प्राणी हैं वो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः इस जो समूह के जो प्राणी हैं वो स्वच्छ जल के अंदर रहते हैं। तो इसे समूह के प्राणी मुख्यतः स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इस समूह के प्राणी किसमें पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। अब देखो, आपने देखा है कि प्रत्येक पादप कोशिका के चारों ओर सेलवाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेलवाल। लेकिन इस समूह के जो प्राणी हैं उनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन से बना एक आवरण पाया जाता है जिसे पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। देखो, इसी समूह के प्राणियों में सेलवाल का अभाव होता है। सेलवाल का क्या होता है? अभाव होता है। सेलवाल के स्थान पर प्रोटीन युक्त पेलिकल का आवरण पाया जाता है। प्रोटीन युक्त पेलिकल का आवरण पाया जाता है। तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति के स्थान पर ये जो पेलिकल है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इस प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। अब देखो, इस समूह के प्राणियों के अंदर 2 कसाब पाए जाते हैं, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसमें एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। इससे समूह के प्राणियों में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है। एक छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है। फ्लैजिला कसाबिका क्या है? कसाबिका पाई जाती है। इसमें एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। अब देखो, इस समय के जो प्राणी हैं इनके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जब इनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तब ये परपोषी की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों को काम में लेते हैं। तो देखना, इनमें प्रकाश की
उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में ये परपोषी की भांति व्यवहार करते हैं, परपोषी की भांति व्यवहार करते हैं। अब देखो ये जब इनको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्मित कर लेंगे, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश इनको नहीं मिलेगा तब ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करेंगे, अर्थात ये परपोषी की भांति व्यवहार करेंगे। अब देखो प्रकाश संश्लेषण करेंगे क्यों? क्योंकि इनमें उच्च पादपों के समान वर्णक पाए जाते हैं, इनमें उच्च पादपों के समान वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इनमें उच्च पादपों के समान, उच्च पादपों के समान प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस समूह के जो प्राणी है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं, और जब इनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ये परपोषी की भांति व्यवहार करते हैं। इसका एग्जाम्पल युगलिना। क्या है? युगलिना। युगलिना आपने देखा होगा, इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। ये एक फ्लैजिला है इसके अंदर, और मध्य में ये भाग और ये केंद्रक, ये क्या होता है? केंद्रक होता है। और इसके चारों ओर ये पेलिकल आवरण, पेलिकल आवरण, और ये साबिका जो लंबी है और एक यहाँ पर होती है वो बहुत ही सूक्ष्म और छोटी होती है। ठीक है, इसका जो मुख होता है साइटोस्टोम। क्या होता है? साइटोस्टोम। ये जो खांच जो पाई जा रही है इसको साइटोस्टोम बोलते हैं। ओके, चलो ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो अगला जो आता है 4 नंबर, स्लाइम मोल्ड या औपंक कवक। स्लाइम मोल्ड या औपंक कवक। ठीक है, स्लाइम मोल्ड ये कवकों की भांति व्यवहार करते हैं। इनमें पादपों के समान, जीवों के समान और कवकों के समान लक्षण पाए जाते हैं। कवक ये वास्तव में कवक नहीं होते हैं। जहां पर आपको नाम दिखे ना मोल्ड, मोल्ड का अर्थ हमेशा कवक से लिया जाता है। किससे लेते हैं? मोल्ड का अर्थ कवक से लेते हैं। तो देखो, औपंक कवक मृतोपजीवी अर्थात अपना भोजन है वो मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, अर्थात ये मृतपोषी होते हैं। तो औपंक कवक मृतपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन सड़े गले
मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतपोषी होते हैं। ठीक है, अब देखो इनको स्लाइम मोल्ड या अपंग कवक हैं, इनको आभासी कवक भी कहा जाता है। तो अपंग कवक को आभासी कवक भी कहा जाता है, आभासी कवक भी कहा जाता है। अब देखो आभासी कवक, इनमें कवकों के समान तो लक्षण होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इनमें कवकों के समान लक्षण नहीं होते हैं। अब देखो जो पेड़ पौधे अपक्षयित होते हैं, नष्ट होते हैं, उनकी पत्तियों, उनके तनों आदि पर ये पाए जाते हैं। तो देखना ये अपक्षयित होते हुए पादप के तने तथा पत्तियों पर पाए जाते हैं, पत्तियों पर पाए जाते हैं। अरे ये जो अपंग कवक हैं, जो पादप धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, जिनका अपक्षरण हो रहा है अर्थात धीरे धीरे विघटित हो रहे हैं, उन पर ये पाए जाते हैं। अब देखो इन्हें अपंग कवक के अंदर जंतु तथा कवक दोनों के समान गुण होते हैं। अपंग कवक में जंतु और कवक दोनों के गुण होते हैं। इसमें या इनमें जंतु तथा कवक दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इनमें दोनों के लक्षण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब देखो जैसे ही इनके सामने अनुकूल परिस्थितियां आएगी, अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ये आपस में जुड़ते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में ये आपस में जुड़ते हैं और प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में ये आपस में जुड़कर प्लाज्मोडियम अनुकूल परिस्थितियों में करते क्या है, आपस के अंदर जुड़ जाते हैं और गेंद के समान संरचना बनाते हैं। इसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो ये अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाते हैं। जो कई फीट तक लंबे हो सकते हैं, ये कई फीट तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो कितने भी चाहे जीव हो, उनके अंदर जनन की क्रिया जरूर होती है। तो इनमें जो अलैंगिक जो जनन है वो बीजाणुओं द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। देखो सब्जियों के अंदर लैंगिक और अलैंगिक और कायिक ये तीन प्रकार के मुख्य जनन पाए जाते हैं। इसमें कायिक जनन एक प्रकार से अलैंगिक जनन का ही क्या है? भाग है। तो देखो इनमें अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। और देखो जब जैसे ही
प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो ये बिखर जाएंगे और बिखर कर उनके सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जो बीजाणु बिखर कर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। बीजाणुयुक्त क्या बनाते हैं? फलनकाय बनाते हैं। आप बोलेंगे सर ये फलनकाय क्या होता है? बेटा जब आप कवकों के बारे में पढ़ेंगे तो कवक जैसे ये कवक है, इसके ऊपर इस प्रकार से ये गोलाकार संरचनाएं बनती है, इस प्रकार से गोलाकार संरचनाएं बनती है। प्रत्येक जो संरचना है इसको बोलते हैं कोनिडिया और ये जो बनता है इसको बोलते हैं फलनकाय। ठीक है, इस प्रकार से आप जिनके अंदर कोनिडिया के द्वारा क्या होता है? जनन होता है। ये अलग अलग जीवों का निर्माण करती है। जैसे ये अलग हो गया, अलग जीव का निर्माण कर दिया, ये अलग हो गया, अलग कवक का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से ये बीजाणुयुक्त क्या बनाते हैं? फलनकाय बनाते हैं। अब देखो ये जो बीजाणु जब बनते हैं इनका परिक्षेपण अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के माध्यम से पहुंचते हैं। इनके माध्यम से पहुंचते हैं, हवा के माध्यम से पहुंचते हैं। तो इन बीजाणुओं का या इनके बीजाणुओं का परिक्षेपण हवा द्वारा होता है, अर्थात ये हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में 5 नंबर का आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ अब देखो प्रोटोजोआ समूह के जो प्राणी हैं वो सभी क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। अरे देखो एक तो जीव होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी या विषमपोषी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषित जीव कहलाते हैं, और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर स्वपोषित जीवों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं या विषमपोषी बोलते हैं। तो सभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। सभी प्रोटोजोआ प्राणी परपोषी होते हैं, अपना भोजन दूसरे जीवों से ही प्राप्त करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब देखो ये जो प्रोटोजोआ जो प्राणी हैं वो पुरातन संबंधी जीव होते हैं। इनके प्राणियों के ये प्राणियों के पुरातन संबंधी जीव होते हैं। जो जीव बनते हैं, नए जो जीव बने हैं और पुराने जो जीव हैं जो शुरुआत के अंदर जब प्राचीन समय के अंदर जिस समय जीवों का निर्माण हो रहा था उस समय जो जीव जो बने थे उन जीवों से समानता दर्शाते हैं। तो ये इस प्रकार से बताया जाता है कि जो प्राणी हैं इन प्राणियों के पुरातन संबंधी तो जीव वो किसके हैं? प्रोटोजोआ समूह के जो प्राणी जो इनके पुरातन संबंधी जीव होते हैं। अब देखो प्रोटोजोआ को 4 समूह के अंदर बांटा गया है। प्रोटोजोआ है उसको 4 समूह के अंदर ही बांटा गया है। तो पहला देखते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ। 1 नंबर
अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबी प्रोटोजोआ। ठीक है, अमीबी जो प्रोटोजोआ है ये स्वच्छ जल, समुद्र जल और मृदा में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा मृदा में पाए जाते हैं। ये कहां पर निवास करते हैं? या तो स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं, या समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, या मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखना ये अपना गमन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कूटपादों की सहायता से जाते हैं। किसकी सहायता से जाते हैं? कूटपादों की सहायता से जाते हैं। इनमें गमन कूटपादों द्वारा होता है, गमन कूटपादों द्वारा होता है। अब देखना ये जो अमीबा है इस आकार का होता है जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ये अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी आकृति को चेंज करता रहता है। तो ये जो भाग निकले, जो भाग है ना, इनको बोलते हैं कूटपाद। ये क्या है? कूटपाद। इनकी सूडोपेडिया अर्थात इनके वास्तविक जो पैर हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ये पैर के समान संरचनाएं होती है। इसके बाद में देखना ये जो अपना शिकार है, इस शिकार भी कूटपादों की सहायता से ही करते हैं। तो देखना ये अपना शिकार कूटपादों द्वारा करते हैं। ये अपना शिकार किनकी सहायता से करते हैं? कूटपादों के द्वारा करते हैं। अब देखो जो प्राणी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, इस समूह के प्राणी जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उस समुद्र में रहने वाले जीवों की सतह पर सिलिका का कवच पाया जाता है। तो समुद्र में रहने वाले जीवों की सतह पर सिलिका का कवच पाया जाता है। सिलिका का कवच अत्यंत कठोर होता है और नष्ट नहीं होता है। तो सिलिका का कवच इतना कठोर होता है इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये अपने आप किसी न किसी कारण से नष्ट नहीं होता है। देखो इसके एग्जांपल एंट अमीबा। अमीबा का आपने नाम सुना है, ये एक कोशिकीय प्राणी होता है। ये एक कोशिकीय यूकेरियोटिक प्राणी होता है। इसमें जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के समान पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के समान झिल्ली-युक्त कोशिकांग इस अमीबा के अंदर पाए जाते हैं। और अमीबा के अंदर जो सुस्पष्ट केंद्रक जो पाया जा रहा है वो उस अमीबा को उनकी जीवन पीढ़ी के लिए, जीवन चक्र के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अर्थात अमीबा के अंदर जनन जब होता है तो आनुवंशिक पदार्थ का विघटन होता है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर स्थानांतरित होता है। इसके बाद में देखना अगला आता है कसाबी प्रोटोजोआ, 2 नंबर। कसाबी प्रोटोजोआ, कसाबी प्रोटोजोआ अर्थात ऐसे प्रोटोजोआ प्राणी जिनके अंदर कसाबिका पाई जाती है।
तो इसके सदस्य परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं बताओ? परजीवी होते हैं, अपने जीवन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इनके शरीर पर कसाबिकाएं पाई जाती है। इनके शरीर पर क्या पाई जाती है? कसाबिकाएं पाई जाती है। अब कुछ ऐसे प्राणी हैं, कुछ कसाबी जो प्रोटोजोआ हैं, वो निद्रालु रोग फैलाते हैं। मैं यहाँ पर अपने जो बुक, जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। जब आप कंपटीशन एग्जाम में आप जाएंगे ना, तो आपको एनसीईआरटी से अधिकतर कंटेंट आपको मिलेगा, तो आपको एनसीईआरटी बुक को ज्यादा आपको फॉलो करना है। तो देखो, कुछ कसाबी प्रोटोजोआ प्राणी, कुछ कसाबी प्रोटोजोआ प्राणी, कुछ कसाबी प्रोटोजोआ प्राणी निद्रालु रोग फैलाते हैं। निद्रालु रोग फैलाते हैं, अर्थात इनके संक्रमण से अत्यधिक नींद आती है। क्या आती है? नींद आती है। आप बोलेंगे सर ये तो मजे की बात होगी, ये रोग सब में होना चाहिए, आराम से सोएं। नहीं बेटा, अधिक नींद है, अधिक नींद आने से कई बार व्यक्ति गहराई में चले जाने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये जो रोग है, ये रोग कसाबी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इसका जो अच्छा सा जो एग्जाम्पल है वो है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा, ये जो कसाबी जो प्रोटोजोआ प्राणी है, ये अफ्रीका निद्रालु रोग फैलाता है। अफ्रीका के जो जीव जो है उनके अंदर निद्रालु रोग यह फैलाता है। इसके बाद में 3 नंबर आता है पक्षमावी प्रोटोजोआ। पक्षमावी प्रोटोजोआ, कसाबी प्रोटोजोआ, इसके बाद क्या आ रहा है? पक्षमावी प्रोटोजोआ। पक्षमावी प्रोटोजोआ, एक तो होते हैं कसाब, एक होते हैं पक्षमाव, सीलिया और फ्लैजिला। तो ये जो प्राणी हैं, इस समूह के जो प्राणी हैं, इनके शरीर पर अनेक या हजारों की संख्या में ये कसाया पक्षमाव पाए जाते हैं। तो इस समूह के प्राणियों के शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाव पाए जाते हैं। पक्षमाव पाए जाते हैं। अब देखो, पक्षमाव के कारण ही ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें पक्षमावों की उपस्थिति के कारण ही ये अपना भोजन पकड़ते हैं, अर्थात शिकार करते हैं।
शिकार करते हैं। पक्षमार्गी जो प्रोटोजोआ है वो जल के अंदर पाए जाते हैं। तो देखना पक्षमार्गी प्रोटोजोआ प्राणी जल में पाए जाते हैं। इनका आवास स्थान क्या है? जल। जल में ये पाए जाते हैं। इनका बहुत ही शानदार से एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम का डायग्राम आप देखा होगा। इसका डायग्राम इस प्रकार से होता है। ये जो आप रोम के समान संरचनाएं जो आप देख रहे हैं ये है पक्षमार्ग। ठीक है, इस प्रकार से ये पैरामीशियम होता है। इसके बाद में लास्ट 4 नंबर स्पोरोजोआ। एक लाइन हो रही है। स्पोरोजोआ इस समूह के जो जीव है वो संक्रमण करते हैं। तो इनमें संक्रमण के लिए बीजाणु अवस्था पाई जाती है। इससे समूह के प्राणियों में संक्रमण अवस्था बीजाणु पाई जाती है। अर्थात संक्रमण के लिए इनमें बीजाणु पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम करता क्या है? मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। वाहक होता है मादा एनाफ्लिज। मादा एनाफ्लिज मच्छर, ये तो वाहक होती है। और रोग जनक होता है प्लाज्मोडियम। रोग जनक कौन होता है? प्लाज्मोडियम। चलो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।